आप तो खुद दे दिया कि बनने के लिए मैं ये कहने वाला था कि शायर बनता नहीं, शायर होता है, पैदा ही शायर होता है। ज़िंदगी के किसी मौके पर वल्गैरिटी का आपने कहा कि आ रही है, तो इससे मैं इख्तिलाफ़ करूँगा। वल्गैरिटी जब से शायरी का आगाज़ हुआ है ना, तब से जी ये पैरेलल चल रही है शायरी। आपने शायद अच्छा, दुख और गम हम वज़न अल्फाज हैं। जी, तो क्या एक दोनों लफ्ज़ एक ही जगह पे, मतलब जहाँ दुख यूज़ होता है वहाँ गम यूज़ हो सकता है, जहाँ तो बस और कर लेते हैं आगे। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट हुज़ैफ़ा जावेद और आप देख रहे हैं मशहूरी टीवी। आज हमारे साथ एक ऐसे बेहतरीन शायर मौजूद हैं जो कि इस दौर के बहुत ही मशहूर शायर हैं और वाकई शायर भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ उमैर नजमी साहब की, मेरे बहुत ही दिल के करीब और बहुत ही फेवरेट शायर उमैर नजमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम हुज़ैफ़ा, आपका और मशहूर टीवी का शुक्रिया कि आपकी वसातत से मैं नए सामीन तक, नई समात तक पहुँच पाऊँगा। बहुत शुक्रिया। उमैर भाई, सख्त सवालात बाद में करेंगे, पहले आराम से जी, जी। स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट का। कैसे शायरी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? एक शायर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? एक इंसान को बन सकता है या वो पैदा ही शायर होता है? जी, आपने अब तो खुद ही दे दिया कि बनने के लिए मैं ये कहने वाला था कि शायर बनता नहीं है, शायर हुँ, होता है, पैदा हुँ, ही शायर होता है। ज़िंदगी के किसी मौके पर दरियाफ़्त करता है कि हुँ, उसके अंदर ये शायरी मौजूद है। हुँ, तो मुझे तो ख़ैर काफ़ी जल्दी इसका अंदाज़ा हो गया था। हुँ, मैं स्कूल में ही था, हुँ, जब मैं शेर सुनता भी था, पढ़ता भी था और हुँ, कुछ ना कुछ कोशिश भी करता था। हुँ, लेकिन तब का क्योंकि एक उम्र ऐसी थी कि अब याद नहीं है कुछ भी। लेकिन बताया जाता है, घर वाले बताते हैं, कि दोस्त बताते हैं कि हम सुनते थे कभी-कभी तुम कोशिश हुँ, किया करते थे। ख़ैर बाकायदा आगाज़ मैंने इसका लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हम करते हैं कि स्कूल कॉलेज से होते हुए वहाँ कुछ ना हुँ, कुछ जो भी कहा था वो मुझे नहीं याद, ना कभी रिकॉर्ड किया, ना कहीं हुँ, लिखा। तो 2013-14 में आप कह लें कि मैंने बाकायदा लिखना भी उसका आगाज़ किया, फिर सुनाना भी शुरू किया। तो मुशायरों का जहाँ तक ताल्लुक है वो मैं 14 के बाद ही 15 में आगाज़ हुआ। अच्छा, मतलब फिर आप मतलब तकरीबन आपको 10 साल हो गए हैं हाँ जी। अंदाज़न। तो मशहूर कहाँ से हुए? इतने फ़ेमस, इतना फ़ेम एकदम, क्योंकि हर शायर आपसे काफ़ी पहले के भी शायर मौजूद हैं जो अभी इतना मंज़र आम पे नहीं है, आम आवाम के आगे। अच्छे शायर भी आपसे अच्छे मौजूद होंगे, लेकिन वो मंज़र आम पर नहीं है इतने ज़्यादा आम ऑडियंस में। ये क्या वजह है? कहा जाता है, कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो मशहूर है वो शायद शायर नहीं है अच्छा। ये भी एक जी, जी। कॉन्सेप्ट पाया जाता है मार्केट में। तो आप किस तरह, किस चीज़ से आपको लगा कि मैं इस टाइम अब फ़ेमस होना स्टार्ट हुआ या ये मेरी वजह शोहरत बनी? जैसे मैंने बताया कि 2015 में मैंने जब शुरू किया शेयर करना चीज़ें, हुँ, पहले मैं अगर लिखता भी था तो निजी महफ़िल में दोस्तों को हुँ, सुना दिया या जिसे कहते हैं घर वालों को ही जो भी सामने मिला उसको सुना के बस भूल गया। तो जब मुशायरों में जाना आगाज़ किया तो उसके बाद मुझ में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया कि मुझे अब ये चीज़ें शेयर भी करनी चाहिए करनी पब्लिकली। चाहिए। हुँ, तो उस वक़्त इतना रील्स का या वीडियोज़ का तो कॉन्सेप्ट हुँ, नहीं था। हुँ, अ, यही था कि फ़ेसबुक पे कोई पोस्ट वगैरह लगा दी, तो मैंने हुँ, एक गज़ल पोस्ट की थी जो आपने शेर पढ़ा है। हुँ, हुँ, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा। हुँ, तो ये 7 अशआर की गज़ल थी, ये मैंने जब वहाँ पोस्ट की, तो तब मुझे पता चला कि वायरल होना क्या होता है। हुँ, तब पोस्ट्स वायरल होती थी, हुँ, तो ये पोस्ट वायरल हुई मुझे जहाँ-जहाँ उर्दू बोली जाती है हुँ, सबकॉन्टिनेंट बल्कि दूसरे मुल्कों से भी यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से लोगों की रिक्वेस्ट भी आई, उनके मैसेजेस भी आए कि ये ऐसी गज़ल हमने बड़े अरसे बाद एक ताज़ा भी है और इसमें मतलब बातें भी बड़ी की हुई हैं। हुँ, तो मुझे तब भी था कि इसमें ऐसी क्या बात है? मतलब शायर तो कह देता है, कह देता ये है। तो फिर सामे या कारी जो होता है हुँ, वो उसमें से मातलिब ढूँढता है, मानी हुँ, ढूँढता है। हुँ, तो मुझे तो तब खुद भी पता नहीं था कि मैंने क्या इतना बड़ा कह दिया। लेकिन हुँ, क्योंकि उसके बाद इस पर काफ़ी गुफ्तगू भी हुई, काफ़ी आलमी मुशायरों में जो आप कह लें उनके जो नाज़िम थे, उन्होंने इसको हुँ, पढ़ा शेर को, वो मुझे उसके क्लिपिंग्स मिलती रहीं। तो उसके बाद ऐसे-ऐसे सफ़र आगाज़ हुआ। मैंने पहले पहला जो बैनुल अक़वामी मुशायरा था जी, जी, बहरीन में, जी, जी, वो जैसे मैं बता रहा हूँ 15 में मैंने स्टार्ट किया स्टार्ट किया। मुशायरा पढ़ना और 17 में मैंने अपना पहला आलमी मुशायरा पढ़ लिया 2 सालों में। हुँ, हुँ, तब भी लोगों को यही था कि इतनी जल्दी कैसे वो हो गया। लेकिन वही बात कि एक आपका प्लान होता है और एक कुदरत का प्लान होता है। जी, जी, तो कुदरत का प्लान यही था कि मैंने इस तरह जाना और फिर ये सारे मामलात अता के होते हैं हुँ, कि आपके पास कंटेंट भी पूरा होता है, आप काम भी पूरा करते हैं, हुँ, मेहनत करते हैं, जो भी होता है। बहुत लोग एक ही तरह के
कह रहे होते हैं, कर रहे होते हैं एक ही काम को, लेकिन उनमें से कोई एक या दो होते हैं जो थोड़ा सा क्या कहते हैं प्रोमिनेंट हो जाते हैं, प्रोमिनेंट हो जाते हैं। या उनको नुमाइंदा कहा जाता है कि उस दौर के या उस अहद के हो गए। तो वो उनमें आना वो आपके बस में नहीं होता। वो जिसे बिल्कुल आप नहीं। कहते हैं कि आम अल्फाज में मुझे कहते हैं अता हो गई है। कहा होगी। तो मैं इसको यही मानता हूँ कि ये कोई सुपर नेचुरल फिनोमेना होता है। ये कोई फैसला कर चुका होता है कि आप इनमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे, सुनेंगे। तो शायद यही मामला था। अच्छा, शायरी पर थोड़े से आते हैं। आपकी शायरी की खलकत का क्या तरीका होता है? मतलब आप मिसरे सानी पहले कहते हैं, या किस तरह शायरी आपकी खलकत? अक्सर मैंने ये भी सुना है कि लोगों का एक एक मिसरा रह जाता है, वो एक एक साल उनसे नहीं एक मिसरा पूरा हो रहा होता गज़ल का। तो इसके बारे में आपका खलकत का तरीका क्या है शायरी का? वही मिजाज का फ़र्क होता है। मेरा भी मैं बहुत कम शायर ऐसे होते हैं जो मतला पहले मेरा पहले मतला होता है हुँ, अमूमन, हुँ, और मुझे 2 मिसरों में से ये डिपेंड करता है कि दूसरा मिसरा पहले आएगा या पहला मिसरा जो पहले आएगा। हुँ, वो ज़ाहिर बात है शेर की जो आप कह लें जो फाइनल जो सूरत निकलती है, हुँ, वो फिर आपके ऊपर होता है कि आप उसको क्या डिसाइड करते हैं मैंने कौन-सा मिसरा कहाँ हुँ, उसका मानी कैसे ज़्यादा वाज़ेह हो रहा है। तो पहले ज़्यादा मेरा तो यही है कि मतला होता है गज़ल का, उसके हुँ, बाद में गज़ल पे काम शुरू होता है मेरा। फिर वो मिसरा सानी है या ज़ाहिर बात है जब आपकी एक ज़मीन हुँ, बन जाती है, हुँ, फिर तो आपको पता है कि जो आपका उसी ज़मीन में जो शेर आएगा वो तो मिसरा सानी होगा। हुँ, वो आपका हुँ, दूसरा मिसरा है क्योंकि उस ज़मीन में चल रहा है। ज़मीन में फिर चल आप रहा है। उसके मुताबिक पहला मिसरा, इसलिए उमूमन शुअरा दूसरे मिसरे को कहते हैं कि पहले आया है क्योंकि अमूमन दूसरा मिसरा ही वो होता है जो आपकी ज़मीन तय कर रहा होता है। जी। तो ये एक मतलब कॉमन चीज़ है और इसका फ़र्क कोई नहीं पड़ता। हुँ। जी, अच्छा, दुःख और गम हम वज़न अल्फ़ाज़ हैं। जी। तो क्या एक दोनों लफ्ज़ एक ही जगह पे, मतलब जहाँ दुःख यूज़ होता है वहाँ गम यूज़ हो सकता है, जहाँ गम यूज़ होता है वहाँ दुःख यूज़ हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये मैं खुश हुआ हूँ कि आपकी तरफ से ये सवाल आया है। ये थोड़ा-सा क्योंकि इसमें डीप मीनिंग्स इसके हैं। हुँ, असल में एक लफ्ज़ की होती है मानी, हुँ, एक होती है उसकी सौती असरात। हुँ, दुःख का जो एक सौती असर है ना, वो हुँ, गम से उर्दू शायरी की अगर आप देखते हैं ना, ख़ास तौर पर क्योंकि हम हिंदी मिज़ाज लोग हैं, हम हुँ, सबकॉन्टिनेंट में रहते हैं, हुँ, हमारी जो मकामी ज़बानें हैं और वो ज़्यादा वो मतलब हिंदी से हम ज़्यादा करीब हैं। तो गम से ज़्यादा दुःख हमें ज़्यादा करीब अपने महसूस होता है। ये लफ्ज़ जो है, इसमें ज़्यादा आप कहते हैं कि एक कैफ़ियत ज़्यादा है इसमें, हुँ, असर ज़्यादा है। हुँ, तो मैं खुद भी अगर कहीं इस्तेमाल करना पड़े और मुझे गम और दुःख में से अगर काफ़ी है कि मजबूरी ना हो, तो मैं हुँ। दुःख ही इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, जी। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क मानने में तो देखा जाए तो कोई इतना फ़र्क नहीं है, हुँ, लेकिन दुःख मुझे क्योंकि मेरी अपनी राय है, आपको अपनी किसी की राय अपनी है। राय होगी, हुँ, उसको गम शायद ज़्यादा हुँ, अपील करे। मुझे दुःख का जो लफ्ज़ है वो गम से बड़ा लगता है, हुँ, अपना मतलब बयान करने में, हुँ, कि मुझे लगता है कि अगर गम है तो शायद वो छोटा होगा और दुःख बहुत बड़ा होता है, तो हुँ। मैं इस तरह इसको देखता हूँ। अच्छा, आजकल की शायरी पे बात करते हैं। थोड़ी वल्गैरिटी शायरी में भी कुछ लोग आ गई है। ये क्यों आ गई है? क्या वजह है कि थोड़ी वल्गैरिटी जो लाई जा रही है शायरी में और थोड़ी नंगापन लाया जा रहा है? ये क्या वजह है? क्या लगता है आपको? वल्गैरिटी का आपने कहा कि आ रही है, तो इससे मैं इख्तिलाफ़ करूँगा। वल्गैरिटी जब से शायरी का आगाज़ हुआ है ना, तब तब से। से जी, ये पैरेलल चल रही है शायरी। हुँ, हुँ। आपने शायद चिरकेन का नाम सुना हो, आपने मैं 2-3 और नाम है, लेकिन वो क्योंकि नाम भी ऐसे हैं कि उनमें भी वल्गैरिटी है, वल्गैरिटी है। तो मैं वो लूँगा नहीं। लेकिन चिरकेन एक ऐसा नाम है कि आप उसकी अगर शायरी पढ़ें, तो वो सारी की सारी है ही इन मज़ामीन पर। और ये एक पैरेलल स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें किसी भी मामले में वो मुआशरे का एक हिस्सा है हुँ, वल्गैरिटी भी, हुँ, हुँ, हम उसको छुपा के क्यों रखें। हुँ, और जो कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं कि तहज़ीब याफ़्ता होने में और गैर मुहज़्ज़ब होने में फ़र्क ही ये है कि आप हुँ, कुछ चीज़ों को मलहूज़ ख़ातिर रखते हैं, कुछ हदूद तय करते हैं। और क्योंकि शायरी क्योंकि मुआशरे से ताल्लुक़ रखती है, तो हुँ, मुआशरे में आप वही चीज़ कहेंगे जो मुआशरे में एक्सेप्टेबल है। हुँ, वल्गैरिटी अभी हमारे मुआशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है, हुँ, तो इसलिए उस पे एतराज़ किया जाता है। लेकिन ये चल रही है पैरेलल, उसको कभी उतनी प्रोमिनेंस नहीं मिल सकती, ना मिलेगी। आप उसको हुँ, होने दें, हुँ, वो एक ख़ास हद तक जाकर ही अपना वो मकाम जिसे कहते हैं वो खो देती है या जो भी है। हुँ। तो आप मेरे ख़्याल में आप जैसे मैंने बताया कि चिरकेन आपने नहीं सुना होगा नाम भी, नहीं सुना। ना उनका हुँ, कोई शेर पता होगा आपको। जी, जी। तो 99% लोगों को नहीं पता होगा। हुँ, हुँ। इवन के शायरों में भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि अच्छा। इस नाम का कोई शायर हुँ, थे। तो अब ये जाफ़र ज़टल्ली हुँ, दूसरा नाम ये हुँ, एक आता है। तो हुँ, ये कुछ शुअरा थे जिन्होंने इस तरफ भी इस तरह की चीज़ें भी कही हैं, लेकिन वो नई जगह बना सकीं क्योंकि ज़ाहिर-सी हुँ, बात है शेर का ताल्लुक सिर्फ़ एक फ़र्द से नहीं है, मुआशरे से है।
घर में पढ़े जाते हैं हमारे, मतलब इवन पूरे पूरे जो मुशायरे होते हैं उनमें फैमिलीज आती हैं, हर चीज़ होती है, तो आप फैमिली के साथ एक ख़ास हद के अंदर रहकर ही जो कलाम होगा वो पढ़ेंगे। और घर में भी अगर आप किसी किताब को छुप छुपा कर पढ़ रहे हैं तो आप उसको मतलब उसकी तरवीज और उसका जो क्या कहते हैं आगे बढ़ना, उसकी तबलीग जो होती है वो बड़ा मुश्किल काम होता है, तो वो फिर कहीं दबा जाती है। तो चलने दिया जाए, कोई मसला नहीं है, वो बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ने की उसमें सलाहियत ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल है थोड़ा सा कि शायरी का ताल्लुक अदब से, अदब मुशायरा जब पढ़ा जाता है, कुछ शायर हैं, नाम नहीं लेता, कुछ शायर हैं वो स्टेज पर एक कॉन्सर्ट वाली परफॉर्मेंस देने लग जाते हैं ना, क्या राय है आपकी? ये अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ओवर ऐसे अदब फील नहीं हो रहा होता कि ये अदब की महफिल है, ऐसा फील नहीं हो रहा होता, ये क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अच्छा, इस सवाल के दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि होना चाहिए कि नहीं, और मेरे ख्याल में होना चाहिए। ठीक है, हर शायर को अपना कलाम पेश करने का जो तरीका है वो उसका हक है, वो आप उससे ले नहीं सकते कि आप उसको हदूद में बंद करें कि आप ऐसे पढ़ेंगे, बैठ के ही पढ़ेंगे, आप हाथ भी नहीं हिलाएंगे, आप मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज कितनी हद तक जाएगी ये कौन तय करेगा, ये आप और मैं तो नहीं तय करेंगे, ये तो उसका अपना मिजाज है, उसको लगता है कि यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये पहला सवाल कैसा था, मेरे ख्याल में इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मेरी ज़ाती पसंद नापसंद का ताल्लुक है तो मैं इसको पसंद नहीं करता। मेरे ख्याल में शेर जो है प्रेजेंटेशन है, वो परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन आजकल मैं आपको हैरत की बात बताऊँ, मुझे हैरत होती है जब इवन कुछ ऑर्गेनाइजर की तरफ से कॉल्स आती हैं, दावतनामे आते हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि आपको स्टेज पे हम आपकी 5 या 10 मिनट की परफॉर्मेंस होगी। तो फिर मैं उन्हें टोकता हूँ बाकायदा कि प्लीज़ मैं एक शायर हूँ, आप कहें कि आपकी प्रेजेंटेशन हो या जो भी उसको कह लें आप, रेसिटेशन होगी, जो भी है, परफॉर्मेंस नहीं है। वी आर नॉट परफॉर्मर्स, हम शायर हैं, हम चीज़ें पढ़ते हैं, सुनाते हैं, हम उनको करके नहीं दिखाते हैं, वो कुछ और लोगों का काम है। ज़ाती तौर पर मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन आप किसी से हक ले भी नहीं सकते। जो भी अगर उसको मकबूल वो हो रहा है, उसको कबूल किया जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं किया जा रहा तब भी तो जो बड़ा तबका होगा, हम तो सारे डेमोक्रेसी वाले हैं ना, डेमोक्रेसी में बैठे हुए हैं, तो जो तबका ज़्यादा पसंद करने वाला होगा वो उनको ले जाएगा, वरना वो फिर वही बात के जैसे वल्गर शायरी आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं बढ़ पाएगी, वैसे एक टाइम के बाद शायद लोगों को लगेगा कि यार ठीक है, करनी होना मतलब चाहिए, वी डोंट नीड परफॉर्मेंस, वी जस्ट नीड द मैसेज बिहाइंड दैट, हम सिर्फ शायरी चाहिए। तो वो मेरे ख्याल में खुद ही वक्त आहिस्ता आहिस्ता कर देगा ये सारा। इसीलिए शुरा के नज़दीक ये बात है कि मेरे ख्याल से कि शायर का जो अंदाज़ा या नतीजा निकाला जाता है उसकी शायरी का, वो किताब से उसकी निकाला जी, जाता वहाँ है। पे शायद वो खुद मौजूद नहीं होता, वो खुद सिर्फ मौजूद अल्फाज होते हैं, उसका वो बॉडी लैंग्वेज है जिसकी। अब आपने क्योंकि बात की मुशायरे की, मुशायरे की और किताब की डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। आप जब एक मजमे के सामने खड़े हैं, बाज़ औक़ात बहुत अच्छा शेर होता है, वो आपकी पढ़त की नज़र हो जाता है कि आपने पढ़ा इस तरह है, वो मरे वो हुए नहीं, तरीके से है, बिल्कुल ही आप कामयाब बैठे हुए तरीके से पढ़ा कि लोग कहेंगे कि ये खुद ही ऐसे पढ़ रहा है तो शेर में क्या होगा। बाज़ औक़ात बहुत कमज़ोर शेर आप ऐसे पढ़ जाते हैं, वो उसमें लोग कहते हैं कि इसमें कुछ होगा। तो बेसिकली वो मुशायरा जो है मजमे को एंगेज करने का नाम हाँ है। जी। तो तब आपने कलाम भी शायद मैं नहीं कहता कि सारे करते होंगे, लेकिन इरादतन या गैर इरादी तौर पर आप एक शायर इतना हसास या इतना वो उसे कहते हैं इन्फॉर्म्ड होता है कि मैंने यहाँ कैसा कलाम पढ़ना है जो सुना जाएगा। आप एक अच्छे शेर को ऐसे किसी मजमे में ज़ाया तो नहीं करेंगे कि जब आपको पता है कि यहाँ पे अच्छा शेर नहीं सुना जा रहा। अब अच्छा शेर का मतलब है कि ज़रा डीपर मीनिंग वाला, जिसको ज़रा परतें खुलती हैं देर से, जो किताब वाला शेर है। जी। तो ये फ़र्क है। बाकी वही बात के जो अच्छा शेर होगा, जब बड़ा शेर जो होता है वो वही होता है जिसकी जो असर होता है वो उतना देर होता है। ये वही बात है कि मुशायरे में आपने किसी को चुटकी काट ली, वो थोड़ी देर के लिए वो चौंकेगा, उसके बाद वो कहेगा ठीक है, ओके। लेकिन वो शेर जो आपके अंदर रह गया है, सरायत कर गया है, आपको उसने सरशार कर दिया है, वो आपके अंदर मौजूद रह गया है, तो वो बड़ा शेर है। और वो ज़्यादातर किताब से मिलते हैं, क्योंकि आप पढ़त के बाद आपकी परतें खुलती हैं, उसके नए मानी आपकर खुलते हैं, हर रोज़ हर नई किरत पे नया मानी खुल रहा होता है। तो ये थोड़ा फ़र्क है। तो मुशायरे के डायनामिक्स और हैं, किताब के और हैं। बहरहाल बड़ा शेर वही होगा जो किताब पे भी बड़ा होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करता हूँ, बस और कर लेते हैं आज़ाद। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये था कि जो मुशायरे में जब एक शायर को कॉल की जाती है, बड़े शुरा को, नाम नहीं लेना चाहता, आपको समझ आ जाएगी सवाल के कोई भी बाद। नहीं लेता।
तो उनमें जब ना किसी शायर से रब्ता किया जाता है, किसी का मतलब शायद आप समझ रहे हो, वो कहते हैं कि यार इन 2-3 शायरों को बुलाओगे तो मैं आऊँगा, एक ज़िद डाल देना। मतलब अब ऑर्गेनाइज़र के पास नहीं है, वो नहीं चाह रहा वो बुलाना, उस शायर को नहीं चाह रहा वो बुलाना, तो एक ज़िद डाल देना कि मैं तब आऊँगा, मैं आऊँगा लेकिन मैं तब आऊँगा कि इन 3 को बुलाओगे। अब वो उसको बुलाना चाह रहा होता है, वो मजबूरन अगले 3 को भी उसको बुलाना पड़ता है, जो उसे नहीं पसंद उनको बजट निकालना पड़ता है। तो ये शायरों को करना चाहिए, बड़े शायरों को ये ऐसी करना चाहिए। यहाँ बात भी वही आती है, म्यूचुअल है ना, आपको वो शायर इतना मतलूब है कि आपको चाहिए ही चाहिए, तो फिर तो आपको माननी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजर्स भी ऐसे शायरों से ज़रा हाथ हटाएं थोड़ी देर के लिए। मैं देखता हूँ वो कितने लोगों को रिकमेंड करते हैं। मतलब मैं ज़ाती तौर पर मैंने आज तक ना कभी किसी को रिकमेंड किया, ना कभी किसी को कहा कि इसको निकालें, नहीं वाकई ये होगा तो मैं नहीं आऊँगा, या ये होगा तो मैं आऊँगा। मैं नहीं करता, ना मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए कोई करे। जी जी। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई करता है तो ज़ाहिर बात है इस मान से करता है ना कि अगला मुझे मेरे बगैर मुशायरा नहीं करवा पाएगा। तो आप 6-7 मुशायरे करवा दें भाई के बगैर, जो भी वो हैं, तो वो शायद फिर अगली बार कहेंगे कि ठीक है मुझे तो बुलाओ कम से कम। तो दोनों तरफ ही चलता है ये तो। ज़ाहिर बात है। बहुत शुक्रिया उमैर भाई, आपने वक्त दिया है, बहुत कीमती वक्त दिया है। मैं बहुत आपका अरसे से आपका इंतज़ार था कि आपसे किस तरह मुलाकात हो, आज मुलाकात हो गई है। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मेरे नज़दीक ये वाहिद ऐसे शायर हैं जो मशहूर भी हैं और वाकई शायर जो हैं भी। तो बहुत शुक्रिया मेरे आपका नज़दीक ज़फ़ा। मेरी अपनी राय है ये। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी और बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और वो जैसे मैंने पहले कहा कि चलें इस आपके चैनल के थ्रू इंशाल्लाह कुछ नई समातें भी मुझे मयस्सर होंगी। और इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और अच्छे सवालात पूछे आपने। बहुत कम होता है कि अमूमन वही जनरल बातें पूछ के, लेकिन वो आपका दुख और गम वाला जो ख़ास तौर पे सवाल था, और कुछ सवाल कंट्रोवर्शियल हटके भी थे। मज़ा आया जवाब देने का। तो नहीं, मैंने नाम नहीं लिए इसीलिए। वो आप ले भी नहीं सकते क्योंकि आपने शायद 3 दिन बाद उनका भी करना होगा। बहुत शुक्रिया उमैर भाई। जज़ाकल्लाह। ये थे उमैर नजमी, तारुफ़ के मोहताज तो है नहीं। तो देखते रहिए ऐसी मशहूर शख्सियात को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए देखते रहिए मशहूरी टीवी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।